आज हम फिज़िक्स के 12वें चैप्टर का स्टार्ट ले रहे हैं, यानी ये सेकेंड ईयर की फिज़िक्स का जो है वो पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो कूलम्स लॉ। आइए देखते हैं कूलम्स लॉ क्या है। पहले तो है इसका इंट्रोडक्शन। एक्चुअली ये लॉ जो है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है अगर तो अलाइक चार्जेस हो तो जाहिर सी बात है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, और अगर वो अनलाइक चार्जेस हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो दो अलाइक चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स या दो अनलाइक चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो है, ये लॉ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी देता है और उस फोर्स की डायरेक्शन भी देता है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या देता है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है दो मैसेस के दरमियान, और ये न्यूटन्स लॉ जो था वो ये हमें देता है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू देता है फोर्स की, और इसके अलावा उस फोर्स की डायरेक्शन भी देता है। दिस लॉ, अब ये बात चल रही है कूलम्स लॉ के मतलब। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच इंजीनियर चार्ल्स कूलम in 1884 AD. This law also describes the influence of dielectric medium between the two charges. अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी हाजिस मीडियम आ जाए तो तब फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। और अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर या फ्री स्पेस हो तब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। तो बढ़ते हैं लॉ की तरफ, देखते हैं ये लॉ कहता क्या है। स्टेटमेंट जो है कूलम्स लॉ की वो क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्सेस directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. अब हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, वो कैसे दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और दोनों चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं यहाँ देखें चार्जेस की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये 8 कर दिया, ये भी 8, अब दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 64, और फोर्स जो लग रही है 639.115 न्यूटन है, और इधर भी दूसरे चार को भी सेम फोर्स लग रही है, क्योंकि ये फोर्सेस इक्वल होती हैं बट अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में। और ये हमें नज़र आ रही है कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये फोर्स जो है ये Q1 की वजह से फोर्स लग रही है Q2 पे, और ये Q2 की वजह से Q1 पे लग रही है। जैसे मैं चार्ज की मिकदार कम करूँगा तो देखें फोर्स की मिकदार जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि चार्जेस जो हैं उनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो ये फोर्स कम हो रही है। अगर मैं दोबारा बढ़ाता हूँ तो देखें जो है फोर्स की मिकदार बढ़ती जाती है। इस फोर्स को कम करते करते अब देखें नेगेटिव हुआ, तो जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई है, क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिटली चार्ज हैं। अब Q1 जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, Q2 पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस वजह से फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम अब भी मैग्नीट्यूड बढ़ाएं, मतलब -3 -4 जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अब देखते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे बढ़ा देता हूँ। देखें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है फोर्स जो है वो रैपिडली डिक्रीज करती है। फोर्स जो है वो रैपिडली डिक्रीज करती है। जैसे जैसे इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है उसी तरह रैपिडली जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम इसे लिख सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
दोनों को कंबाइन कर दिया तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो किसी एक साइड को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो कांस्टेंट जो है वो इस सूरत में कौन सा है, ये कांस्टेंट जो है इसे हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में F जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अब आपको पता चल गया होगा कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाता है उतनी फोर्स Q2 Q1 पे भी एक्सर्ट करता है। अब Q1 Q2 दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं, R जो है इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, F जो है वो अलॉन्ग द जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, वो जो लाइन दो चार्जेस को मिलाती है, F जो है उस लाइन के अलॉन्ग होगी, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। सॉरी। K is the constant of proportionality. The value of K depends upon the units in which Q and R are measured. Q और R जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर किए जाएंगे तो K की वैल्यू उस सिस्टम, एक तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी और दूसरी चीज़ जिस पे K की वैल्यू डिपेंड करती है वो है इंसुलेटर बिटवीन द टू चार्जेस, यानी इंसुलेटिंग मीट किसी मटेरियल के दरमियान अगर वो चार्जेस पड़े हैं तो उस इंसुलेटर पे भी डिपेंड करती है इस K की वैल्यू। ये आगे हम देखेंगे कि कैसे डिपेंड करती है। उस इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या देते हैं या सिंपली मीडियम क्या देते हैं। अब F12 एक फोर्स है जो F2 एक्सर्ट कर रहा है F1 पे, और F21 जो है वो फोर्स है जो Q1 चार्ज जो है वो एक्सर्ट कर रहा है Q2 चार्ज पे। अब ये फॉर्मूला है एक्चुअली K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसमें जो है ये है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ये ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम जो है वो तो है 1, रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी, और जो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1.0006 होती है वालेवन, और इस E की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल में है 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर, 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर। और जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं K की तो वो आ जाती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डू रिमेंबर के K की यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, जबकि एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, उसकी यूनिट क्या होगी, फैरेड पर मीटर सॉरी। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। कूलम फोर्स तो आपको पता है म्यूचुअल फोर्स है, Q1 Q2 पे एक्सर्ट करता है तो Q2 भी Q1 पे एक्सर्ट करता है, लेकिन दोनों फोर्सेस जो होती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्शन और रिएक्शन की बात है। Q1 की फोर्स Q2 पे अगर एक्शन ले ली जाए तो Q2 जो फोर्स एक्सर्ट करेगा Q1 पे उसे हम रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं। तो अगर हम जो फोर्स Q1 एक्सर्ट करता है Q2 पे उसे अगर F12 कह दें, और वो फोर्स जो कि Q2 एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू Q1 उसे F21 कह दें, तो ये डायग्राम में हमें पता है ये दोनों जब अलाइक चार्जेस है Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है तो उस सूरत में दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सिव फोर्स आप देख सकते हैं, ये रिपल्सिव फोर्स है, ये F21 है, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ड्यू टू Q1, एंड दिस इज F12, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 अपॉन Q1 है। अब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस तरफ और ये इस तरफ, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। अब ये सेकंड जो सिचुएशन है, सेकंड सिनेरियो जो है,
इसमें हमारे पास F12 फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q1, तो और यहाँ पे जो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 ड्यू टू Q2 है। दोनों की डायरेक्शन देखें तो अपोजिट तो है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। Q2 जो है वो Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और Q1 जो है वो Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये R दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अब देख लें कि ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है टुवर्ड्स राइट और यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट है। F12 दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, और ये ऊपर एरो हेड शो कर रहा है कि दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, F12 भी और F21 भी। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं F21, इसके ऊपर वेक्टर का साइन होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं लिखा गया। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। यहाँ R21 जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन वही है जो F21 की है, यानी F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R यूनिट वेक्टर R21 वेक्टर होगा और F12 की डायरेक्शन में R12 यूनिट वेक्टर है। अब दोनों फोर्सेस जो है इन्हें वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है। R12 is a unit vector in the direction of F12 and R21 is a unit vector in the direction of F21। अब देखते हैं कि अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक हो तो फोर्स पे क्या असर पड़ता है। इट इज नोटेड दैट द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम usually reduces the force by a factor epsilon r known as relative permittivity। relative permittivity of vacuum जो है वो 1 है, एयर की मैंने आपको बताया था 1.006 है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो एयर और वैक्यूम में फोर्स तकरीबन सेम होती है। अगर इनकी बजाय कोई और चीज़ रख दी जाए, फॉर एग्जांपल रबड़ हो सकती है, ऑयल हो सकता है, ये सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटर होते हैं, इस वजह से ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू जो होती है 1 से बड़ी होती है जब कोई और मीडियम हो। तो अब आप फार्मूला देखें तो फार्मूला है आपके पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन R जो है अगर ये बड़ा हो 1 से, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या होगा, F की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और एप्सिलॉन R जो है इसकी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर ही होती है। आगे हम चार्ट देखते हैं जिसमें एप्सिलॉन R की वैल्यूज दिखाई गई है। एयर जो है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, ड्राई मैसनरी जो है उसकी वैल्यू 3 और 5 के दरमियान लाई करती है, मॉइस्ट मैसनरी जो है उसकी 5 से 26 के दरमियान, ड्राई कंक्रीट जो है उसकी वैल्यू 5 और 8 के दरमियान होती है, जबकि मॉइस्ट जब नमदार हो कंक्रीट तो उसकी वैल्यू 8 और 16 के दरमियान है, असफाल्ट की 3 और 5 के दरमियान है, ग्रेनाइट की 5 और 7 के दरमियान है, बसाल्ट जो है वो 8 है, PVC की 3 है, ड्राई क्ले जो है चिकनी मिट्टी 4 से 8 है इसकी, वेट सैंड जो है मट्टी उसकी 16 से 32 है और आइस की 3 से 5 है, वाटर की 81 है। तो अब आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डायरेक्ट्रिक की वैल्यूज। अगर एयर है तो कोई मसला नहीं है, फोर्स पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एयर की वैल्यू 1 ही लिखी हुई है क्योंकि 1.0006 होती है, तो ऑलमोस्ट जो है वो बराबर 1 के ही है। अगर कोई और डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्राई कंक्रीट रख दिया जाए तो 5 टाइम्स जो है वो फोर्स कम हो जाएगी।
नेक्स्ट थिंग जो है वो है फील्ड ऑफ फोर्स एंड फोर्स फील्ड। आपने देखा होगा अगर मैग्नेट पड़ा है तो उसके करीब कोई आयरन का पीस लेके आए, उसे टच ना भी करे तो वो एक फोर्स जो है वो फील करता है। आयरन जो है अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मैग्नेट, आयरन के पीस पे फोर्स लगती है। अब वो रीजन जिसके अंदर उस पीस को लागे रखा जाए और उस पर फोर्स वो एक्सपीरियंस करे, उस रीजन को हम कहेंगे फील्ड ऑफ फोर्स। और ऐसी फोर्स जो किसी खास जगह में बगैर किसी कांटेक्ट के बॉडी पे एक्ट अपॉन कर रही हो तो उस रीजन को हम कहते हैं फील्ड, और उस फोर्स को कहते हैं फोर्स फील्ड। इफ अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन रीजन, then that region is called the field of force. If the force is if the force is gravitational force, the field is called a gravitational field. अगर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, और अगर जो है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उस फील्ड को हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो रीजन जिसके अराउंड कोई चार्ज जो है वो कोई फोर्स फील करता है ड्यू टू सम अदर चार्ज, तो उस रीजन को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज। नेक्स्ट थिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity is actually the force experienced by a unit positive charge placed at some point in an electric field. That force will be the electric field intensity at that point. Force experienced by a unit positive charge placed at some point in an electric field is called electric field intensity at that point. If F force is experienced by a टेस्ट चार्ज, सॉरी ये टेस्ट था, टेक्स्ट लिखा गया, टेस्ट चार्ज Q नॉट एट सम सर्टेन पॉइंट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट इज E विल बी इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। जो नोट करने वाली बात ये है कि E जो है इट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप देखें कि इसके ऊपर भी एरो हेड लगा हुआ है फोर्स का, तो आपको पहले ही पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। Q नॉट को आप जानते हैं कि Q नॉट इज अ चार्ज, तो चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर दिया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम आप देख भी सकते हैं कि F की यूनिट क्या है, न्यूटन। Q नॉट की यूनिट क्या है, कूलम। न्यूटन पर कूलम। Q नॉट मस्ट बी वेरी स्मॉल सो दैट इट मे नॉट डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये टेस्ट चार्ज जो है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, उस पर कोई असर पड़ जाए। ये अभी आप थोड़ी सी देर में डिमॉन्स्ट्रेशन से देखेंगे कि अगर हम चार्जेस जो है लेके आते हैं तो उनके फील्ड भी एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी देर बाद। हमें पता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, जबकि R जो है वो डिस्टेंस होगा टेस्ट चार्ज Q नॉट और एक्चुअल चार्ज Q की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों चार्जेस के दरमियान R डिस्टेंस है। R यूनिट वेक्टर जो है ये उस फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। Where R unit vector is a unit vector showing the direction of the force. And we know that E is equal to F upon Q नॉट। ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। तो F को हमने Q नॉट से डिवाइड करना है, तो यहाँ हमने 1/Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया है। 1/Q नॉट से मल्टीप्लाई करना या Q नॉट से डिवाइड करना वन एंड दी सेम थिंग होती है। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू।
अब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव है तो फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड कैसा होगा, अगर दो चार्ज हैं तो फिर फील्ड कैसा होगा, और वो कौन सा एरिया होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, ज़ीरो जोन होगा। तो देखें ये मैं पॉजिटिव चार्ज है, इसे ले जाके मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, इसकी वजह से ये फील्ड क्रिएट हो गया। अब अगर एक मेटल्स चार्ज लेके आता हूँ तो आपको पता चलेगा कि उस पर कैसी फोर्स लग रही है। ये देखें बहुत थोड़ी सी फोर्स इस तरफ लग रही है, जैसे जैसे मैं इस चार्ज दूसरे की तरफ लेके जाता हूँ फोर्स बढ़ती जाती है, दूर लेके जाता हूँ तो फोर्स कम होती जाती है। साथ साथ डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रही है और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी नज़र आ रहा है। अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से वापस रख देता हूँ। अब फील्ड ख़त्म हो गया। अब मैं एक नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ, फिर देखते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा है और ये फोर्स जो है अब कैसी आपको नज़र आ रही है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे जैसे चार्ज को मैं टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज की तरफ लेके जा रहा हूँ तो फोर्स बढ़ती जाती है। अब मैं एक और नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ, इसे यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब ये दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फील्ड क्रिएट हो चुका है। अब मैं टेस्ट चार्ज को ज़रा मूव करके इधर देखता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गई है। इट मीन्स ये जो जगह है ये ज़ीरो फील्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई फोर्स इस पर एक्ट अपॉन नहीं कर रही। जब मैं इसे दूसरे चार्ज की तरफ मूव करता हूँ तो फोर्स फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो फिर फील्ड कैसा है। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब देखें दोनों चार्जेस की वजह से ये फील्ड क्रिएट हो गया है। अब इस पर फोर्स लग रही है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसे मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो फोर्स बढ़ती जाती है, इसे मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो फोर्स ऐसे होगी। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे मूव करता हूँ तो फिर देखें क्या फोर्स बनती जाती है। ये देखें अब यहाँ पे आके अब देखें बहुत कम हो गई है फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन भी साथ साथ हमें पता चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज रख के देखता हूँ तो कैंसिल किया, इस नेगेटिव चार्ज को मैं आके वापस रख देता हूँ। अब देखें यहाँ पे आगे आपके सामने बिल्कुल कोई फोर्स एक्ट अपॉन नहीं कर रही, तो ये यहाँ पे ज़ीरो जोन आ गया है। अगर मैं इसे इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो दूसरी समझ फोर्स बन जाएगी, और अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो फोर्स इस तरफ पैदा होना शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ जगहों पे इस पर लगने वाली फोर्सेस जो हैं दोनों चार्जेस की वजह से वो आपको नज़र आ रही है कि ऐसे। लाइन ऑफ फोर्सेस भी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा एमिट होती हैं, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो, जैसे अब देखें मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठाता हूँ वापस यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा के रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इमर्ज होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एब्जॉर्ब या एंड होती हैं एट नेगेटिव चार्ज। तो ये आपने देखा कि अगर मुख्तलिफ चार्जेस जो हैं वो पड़े हों तो उनकी वजह से फील्ड कैसा होता है, एक जैसे चार्जेस पड़े हों तो फील्ड कैसा होता है, फोर्स जो है वो कब लगती है और कैसे लगती है। अब हम देखेंगे कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट होती है, ये एंड होती है नेगेटिव चार्ज। The tangent to a field line at any point gives the direction of the electric field at that point. अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स है कहीं और वो गुजर रही है कहीं से, तो उस या कर्व्ड है तो उसके ऊपर टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो उसे सिंगल पॉइंट पे टच करती ही गुजर जाए, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी एट दैट पॉइंट।
The tangent to a field line at any point gives the direction of the electric field at that point. The lines are closer where the field is stronger, and the lines are farther apart where the field is weaker. No two lines cross each other. कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती. अगर ऐसा हो तो जाहिर सी बात है लाइन ऑफ फोर्स एक्चुअली तो समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को ही शो कर रही होती है. तो अगर कहीं एक जगह पे इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एक्ट ऑन कर रही होती है, जो कि मुमकिन नहीं है. ई की एक जगह पे सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, यूनिक होती है और एक ही डायरेक्शन में होती है. अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है तो इसका मतलब ई की एक से ज़ायद वैल्यू है जो कि नहीं होती. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.